Hello everyone. So today date is 25th February and 2024. We are going to solve some neat questions of chemistry, biology as well as physics. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से जो कि हमारे पास फिजिक्स सेक्शन का है। क्वेश्चन क्या है, इलास्टिक एनर्जी जो कि स्टोर्ड होती है पर यूनिट वॉल्यूम एक स्ट्रेच्ड वायर में इज उसका फॉर्मूला बताना है यहाँ पे। तीसरा फॉर्मूला क्या है, तीसरा ऑप्शन हाफ स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन and fourth one is half into यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेस। तो देखो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास इसका होता है, फॉर्मूला होता है बेसिकली हाफ इंटू यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन जो है एनर्जी वो इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम होता है एक स्ट्रेच्ड वायर में। अब मैं इसको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ। हाँ, अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हो कि कहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी में, तो क्लास 11th की एनसीईआरटी में, सॉरी 12th की एनसीईआरटी में पेज नंबर 134 पे आप इसे देख लेना। और टॉपिक नंबर हमारे पास 85.5 है उधर, ठीक है। अभी मैं थोड़ी सी जितनी डेरिवेशन उसमें दे रखी है वो मैं करके दिखा देती हूँ यहाँ पे। U इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, यानी कि हाफ इंटू स्ट्रेस को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे y इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन। ये मैंने क्या लिखा आपको, ये जो मैंने लिखा है ना यंग्स मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन, ये होता है उसका स्ट्रेस का फॉर्मूला। स्ट्रेस का फॉर्मूला हमारे पास होगा यंग्स मॉड्यूलस इंटू स्ट्रेन। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेस को एक्सपेंड करके लिख दिया है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि देखो यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला हमारे पास होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब यहाँ पे स्ट्रेस हमें दे रखा है तो इसके प्लेस में हम इनटू में क्या आ जाएगा, यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन, राइट। तो एक्सपेंड किया हमने जस्ट अभी। तो आगे देखो तो क्या आ जाएगा, ये हाफ इंटू 2 बार स्ट्रेन आ गया तो यंग्स मॉड्यूलस इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, 6th वन। पहले मैं इसके ऑप्शन लिख देती हूँ। दो पार्टिकल्स हैं इक्वल मास m के गो राउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस r, मतलब कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस r है, वहां पे वो क्या कर रहे हैं अपना, मतलब कि राउंड राउंड मोशन कर रहे हैं जो भी, ठीक है। अंडर एक्शन ऑफ किसके एक्शन के अंडर, म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के अंडर, ठीक है। स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल इज, तो यहाँ पे हमें हर एक पार्टिकल की स्पीड बतानी है। 4 ऑप्शन दे रखी हैं। तो देखो पहले मैं एनसीईआरटी का सोर्स बता देती हूँ, 170 पेज नंबर एनसीईआरटी से, टॉपिक नंबर 8.5 क्लास 12th की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो चैप्टर है ये वहां से है। क्वेश्चंस जो भी हमारे पास अभी चल रहे हैं, तो देखो ये एक मास m है, दो पार्टिकल ऑफ इक्वल मास गो राउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस, ऐसे, ठीक है। यहाँ तक इसकी रेडियस हो गई r, यहाँ पे इसकी रेडियस भी क्या हो गई r, दोनों की r रेडियस हो गई। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, जो भी सर्कुलर मोशन में जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स वहाँ पे एक्ट करती है हमेशा एक सर्कुलर जो भी ऑब्जेक्ट या क्वेश्चन जैसा भी हमारे पास दे रखा हो तो आप उसमें याद रखोगे। तो यहाँ पे दोनों इक्वल है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन r, और ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है gmm अपॉन 2r का होल स्क्वायर, ये होगा हमारे पास। सो देखो mv स्क्वेयर अपॉन r इज इक्वल टू gm का स्क्वेयर अपॉन 4r स्क्वेयर, 2 2 सा कितना होता है 4, यानी कि v स्क्वेयर इज इक्वल टू, v को हम बाहर ले लेंगे, gm अपॉन 4r, यानी v इज इक्वल टू, ये स्क्वेयर को हटाएंगे अंदर आएगा हाफ gm अपॉन व्हाट r,
ठीक है, क्योंकि 2 से यहाँ पे 2 चला जाएगा और यहाँ पे रूट आएगा। सो आर जो है देखो, आर के इक्वल हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, कैपिटल आर की, यानी कि रेडियस। आर प्लस आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है। सो वी इज इक्वल टू हाफ रूट जी एम अपॉन आर। ये आ गया हमारे पास, कौन सा ऑप्शन आया, एक मिनट, हाफ जी एम अपॉन आर, हाँ थर्ड ऑप्शन, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है हमारे पास इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू स्टेटमेंट यहाँ पे पूछी गई है रिगार्डिंग अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बाय अर्थ। ऑप्शन यहाँ पे 2 ही है अभी गिवन, तो इसको मैं पहले पूरा कर लेती हूँ। तो हमें क्या बताना है यहाँ पे, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण बाय अर्थ, वो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, जहाँ पे आर क्या है, अर्थ का रेडियस है। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या, जो जी है वो इंक्रीजेज इन मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर। जो जी है यानी ग्रेविटी है बाय अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो इंक्रीज करेगी इन मूविंग अवे, सेंटर से बाहर, मतलब सेंटर से बाहर करेगी, सेंटर से दूर जैसे जैसे जाएगी वो इंक्रीज करेगी, गलत है। जी डिक्रीजेज इन मूविंग अवे था, ये भी गलत है। जी इज जीरो एट सेंटर, बिल्कुल ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा जीरो होती है अर्थ के सेंटर पे। अर्थ के सेंटर पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, याद रखना ये हमेशा जीरो होती है, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पे इसका हमारे पास क्या है, करेक्ट होगा। पेज नंबर 133 एनसीईआरटी टॉपिक नंबर 7.6 पे आप इसको चेक कर सकते हो। ग्रेविटेशन क्लास 11th की फिजिक्स का ये हमारे पास 133 पेज नंबर, ठीक है। देखो पहले मैं इसको इरेज कर लेती हूँ, मैंने इतना एक्स्ट्रा लिख दिया। मैं एक पॉइंट आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगी फिर। इफ आर इज ग्रेटर देन, ये रेडियस हमारे पास जो कि अर्थ का होता है, सो जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, यानी कि, और अगर ये कैपिटल आर ग्रेटर देन हो तो जी इज इक्वल टू क्या आएगा, जी एम आर अपॉन आर का क्यूब, ये होता है एट द सेंटर ऑफ अर्थ। और सेंटर, ये याद रखनी है ये चीज़ें आपको, दोनों कंडीशन में क्या क्या फॉर्मूले यहाँ पे पुट करते हो आप, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इसमें जी एम आर अपॉन आर का क्यूब, और उसके बाद एट द सेंटर ऑफ अर्थ रेडियस जीरो होती है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होगी, उधर जीरो होगी। तो ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज द डेप्थ डी, जो डेप्थ डी यानी गहराई है, एट विच, जहाँ पे जो वैल्यू होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, वो कितनी है, 1/4 ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट एल्टीट्यूड आर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज। क्वेश्चन को ध्यान से समझो। द डेप्थ डी यानी कि जो गहराई है, जिस पर जो वैल्यू होगी एक्सेलरेशन की ग्रेविटी के कारण, वो कितनी होगी, 1/4 ऑफ एक्सेलरेशन। कौन सी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, जो कि एल्टीट्यूड पे होगी, ठीक है। आर फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ इज, तो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ बतानी, यहाँ पे हमको डेप्थ बतानी है बेसिकली। 4 ऑप्शन गिवन है, ठीक है। पेज नंबर मैं अगेन आपको बता देती हूँ, 132 है एनसीईआरटी का, और टॉपिक नंबर है 7.5। एनसीईआरटी में आप जाके चेक कर लेना, क्लास 11th के ग्रेविटेशन चैप्टर में। अब इसको मैं थोड़ा सा सोल्व करके बताती हूँ। देखो G1 इज इक्वल टू जी अपॉन, ये फॉर्मूला होता है इसका, 1 प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू जी अपॉन 1 प्लस आर अपॉन आर का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू जी अपॉन
4, ये हमारे पास आएगा। और जी सेकेंड की अगर मैं बात करूं इज इक्वल टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर, ठीक है। G2 इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी आर, और G2 इज इक्वल टू G1 अपॉन 4, ये आ गया हमारे पास यहाँ तक। अब यहाँ पे स्पेस नहीं बचा तो इसको इरेज करना पड़ेगा, फिर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। वन माइनस जी अपॉन आर इज इक्वल टू जी अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन 4। 1 माइनस डी अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 16, यानी कि डी अपॉन आर इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 16 इज इक्वल टू 15 अपॉन 16 हमारे पास आएगा। डी इज इक्वल टू 15 आर अपॉन 16 जो है यहाँ पे हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सैटेलाइट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो के है, पोटेंशियल एनर्जी उसकी यू है, और टोटल एनर्जी क्या है ई। वैल्यू ऑफ के प्लस यू प्लस ई अपॉन के माइनस यू विल बी, तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है यहाँ पे कितनी होगी। पेज नंबर 135 ऑफ एनसीईआरटी, टॉपिक नंबर 7.7 ऑफ क्लास 11 फिजिक्स ग्रेविटेशन चैप्टर, वहाँ पे आप इसे चेक कर सकते हो। 135 पेज नंबर। के इज इक्वल टू सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, यानी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, जी एम एम अपॉन 2r। यू यानी पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन आर इज इक्वल टू माइनस 2k हो गया ये हमारे पास, ठीक है। सो एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन 2r इज इक्वल टू माइनस के, यानी कि k प्लस यू प्लस ई अपॉन के माइनस यू इज इक्वल टू, आप इसको एग्जैक्ट याद भी रख सकते हो वैसे, -2/3 आएगा, मतलब डायरेक्ट इसको याद रख सकते हो -2/3 जो है ऐसा कोई, मतलब इससे हमारे इसकी वैल्यू अगर पूछी जाए, ऐसे ही पूछी जाएगी, चेंज नहीं आएगा ना, वैल्यू चेंज होनी, तो क्या आएगा -2/3 आएगी इसकी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। पहले इसको पूरा बना लेते हैं। डायरेक्ट सोल्व कर लेंगे, ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है ना, यहाँ पे हमारे पास अभी स्पेस बचा। देखो एक स्फीयर है जिसका रेडियस 2 मीटर है, रोल्स ऑन द फ्लोर, एक फ्लोर पे वो क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, ये हालांकि सर्कुलर है, ये सर्कुलर जैसा लग नहीं रहा होगा आपको। एक्सीलरेशन ऑन अ फ्लोर, द एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फीयर इज, तो जो एक्सीलरेशन है सेंटर ऑफ मास की स्फीयर की वो कितनी है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। एंगुलर एक्सीलरेशन यानी कि अल्फा अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मासेस, इसके सेंटर पे जो एंगुलर एक्सीलरेशन है वो बतानी कितनी होगी। इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अल्फा इज इक्वल टू ए अपॉन आर। ए कितना दे रखा है 2, आर कितना दे रखा है 4, 1 2, यानी कि आ गया 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वेयर। बस ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। पेज नंबर 121 ऑफ एनसीईआरटी, टॉपिक नंबर 6.2 क्लास 11 फिजिक्स, वहाँ पे आप इसे चेक भी कर सकते हो।
ये के है, के स्क्वेयर प्लस 1। क्वेश्चन देखो, इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम सरफेस, अगर एक ऑब्जेक्ट को हमने अर्थ के सरफेस से प्रोजेक्ट कर दिया, कितनी स्पीड के साथ, विद स्पीड जो कि के टाइम से उसकी एस्केप, जो कि एक देखो अर्थ की एक एस्केप स्पीड होती है। एस्केप स्पीड का मतलब है कि अगर इस स्पीड को वो एक्सटेंड करके बाहर चला गया, कोई भी प्रोजेक्टाइल या कुछ भी ऑब्जेक्ट कोई भी, तो वो वापस नहीं आ सकती। ठीक है, एस्केप स्पीड को अगर उसने जो है एक्सटेंड वो सॉरी एस्केप स्पीड जो होती है, एस्केप वेलोसिटी के साथ एस्केप स्पीड के को जो है सरफेस ऑफ अर्थ की अगर कोई ऑब्जेक्ट लांग जाता है तो वो वापस नहीं आ पाता, इतना समझो। ठीक है, तो देन इंटरस्टेलर स्पीड बतानी है, ऑब्जेक्ट की स्पीड बतानी है बेसिकली, विल बी कितनी होगी। यहाँ पे जी दे रखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस ऑफ अर्थ, आर कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ। देखो दोबारा से क्वेश्चन को समझो, मुझे लग रहा है थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई होगी यहाँ पे। इफ एन ऑब्जेक्ट इज, अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम प्रोजेक्ट करते हैं सरफेस ऑफ अर्थ से एक स्पीड के साथ जो कि अर्थ की एस्केप स्पीड की के टाइम्स है, बस ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की इंटरस्टेलर स्पीड पूछी गई है, कितनी होगी हमारे पास। तो इसको देखेंगे, चार ऑप्शन दे रखे हैं। पहले ये देखो कि यहाँ बुक में आपको 133 पेज नंबर में मिल जाएगा, एनसीईआरटी टॉपिक नंबर होगा 7.6। सोल्व करते हैं अब इसको। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी ऑफ टू। वैसे आप इसको डायरेक्ट याद रखना चाहो तो इसको डायरेक्ट याद रखने में ज़्यादा फायदा है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है फिर बाद में। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट है, √2 GR के स्क्वेयर माइनस 1। क्या है, √2 GR के स्क्वेयर माइनस 1। ये जो है इसका हमारे पास इंटरस्टेलर स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की, √2 GR के स्क्वेयर माइनस 1। एक्स प्लस एल का स्क्वेयर है ये, यहाँ पे हमारे पास है एक्स एल प्लस एक्स। थर्ड ऑप्शन वी हैव इज GM अपॉन एक्स स्क्वेयर, एंड फोर्थ वन GM अपॉन एल अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वेयर। एक मास है m, इज एट अ डिस्टेंस x डिस्टेंस पे है उसके एक एंड से। ठीक है, एक एंड से यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे है, मास x डिस्टेंस पे, ये देखो। ठीक है, इसके एक एंड से। तो यूनिफॉर्म रोड ऑफ, ये यूनिफॉर्म रोड है जिसकी लेंथ l है, मास इसका m है। ग्रेविटेशनल फोर्स बतानी है ऑन द मास, मास के ऊपर यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स बतानी है, रोड के कारण कितनी होगी, ये पूछा गया है। देखो अब जो स्मॉल एलिमेंट dy होता है एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द मास में बी टेकन, हम उसको dy के तौर पे कंसीडर करके चलते हैं। देन जो फोर्स होगी इस एलिमेंट के कारण, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मास ड्यू टू रोड, इस कितनी हो जाएगी, F इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस एल। ये x और इसको पूरे को कंसिडर करेंगे, क्या आएगा, x प्लस एल आएगा। ठीक है, सो यहाँ तक हमें निकालना, इंटीग्रेशन करेंगे इसका, GM dy यहाँ पे कंसिडर करेंगे, इसको x के प्लेस पे हम dy मान लेंगे। ठीक है, इसका स्मॉल एलिमेंट dy एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द मास m बी टेकन, GM dy अपॉन ly का स्क्वेयर। ठीक है, सो आफ्टर सॉल्विंग दिस विल गेट GM अपॉन l कॉमन, l अपॉन x माइनस l अपॉन x प्लस l, ये आ गया। सो GM अपॉन x इंटू एक्स प्लस एल जो है हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आया, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन क्या है, GM अपॉन एक्स इंटू एल प्लस एक्स, ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा से रिपीट करती हूँ, GM अपॉन एक्स इंटू एल प्लस एक्स, ये आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर एक रबर बॉल इज टेकन एट अ डेप्थ, तो 200 मीटर की गहराई पे एक रबर बॉल को हम लेते हैं एक पूल में, तो इसकी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाती है बाई 0.1%। 0.1% से जो इसकी वॉल्यूम है वो कम हो जाती है। इफ द डेंसिटी, अगर वाटर की डेंसिटी 1 × 10⁻³ है एंड जी यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, देन वॉल्यूम इलास्टिसिटी इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विल बी। तो क्या बताना है यहाँ पे, वॉल्यूम इलास्टिसिटी बतानी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कितनी होगी। पेज नंबर 175 जो है वहां पे आप चेक कर सकते हैं। एनसीईआरटी टॉपिक नंबर कितना, 85.4। वॉल्यूम इलास्टिसिटी इज इक्वल टू P अपॉन डेल्टा V अपॉन V। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। P कितना दे रखा है हमारे पास यहाँ पे, प्रेशर इज गिवन और नोट 2 × 10⁻⁶ ना भी दे रखा हो तो ये वैल्यू अब आपको याद रखनी है। ठीक है, 2 × 10⁻⁶ अपॉन 0.1 यानी वॉल्यूम डिक्रीज बाई यानी चेंज इन वॉल्यूम। जो भी चेंज आता है चाहे इंक्रीजमेंट चाहे डिक्रीजमेंट का डेल्टा वी में उसको कंसीडर करते हैं, यानी कि 0.1 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितनी लेते हैं जब परसेंटेज में हमारे पास आ गया तो ये होगा 100 इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 2 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर पर स्क्वेयर, न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है 2 × 10⁻⁹। ठीक है, इजी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अ डिस्क ऑफ मास 3 kg, एक डिस्क जिसका मास 3 kg का है, रोल्स डाउन, एक इंक्लाइंड प्लेन से रोल डाउन मतलब कि नीचे की तरफ आ रही है, मतलब इंक्लाइंड होता है जैसे ऐसे, जैसे मान लो ये कोई एक डिस्क है मास 3 kg की, इस इंक्लाइंड प्लेन से वो नीचे रोल डाउन हो रही है जो कि एट अ हाइट 5 मीटर पे है। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी इस डिस्क की ऑन रीचिंग द, अगर ये बिल्कुल यहाँ पे बॉटम पे जब पहुंच जाएगी तो यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वो यहाँ पे हमसे पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, मैंने आपको साथ के साथ बनाकर दिखाया। सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वाला यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू विच mgh इज इक्वल टू हाफ mv² प्लस हाफ I ओमेगा स्क्वेयर, यानी ये इनर्शिया होता है और ये ओमेगा है। ठीक है, सारी वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास गिवन है, इनको पुट करेंगे आंसर आ जाएगा क्या 100 जूल, सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये ओमेगा यहाँ पे x0, एक सिलेंडर है जिसका मास m है, रेडियस उसकी r है, प्योर रोलिंग इज इन प्योर रोलिंग फॉर्म में है वो, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ, ओवरऑल एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है जैसा आपको दिख रहा है फिगर में। मैग्नीट्यूड जो है एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिलेंडर का अबाउट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, जो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है इसके अबाउट जो मैग्नीट्यूड है और द सिलेंडर अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ स्फेयर, तो इसके मैग्नीट्यूड बताना है एंगुलर मोमेंटम का कितना होगा बेसिकली। ठीक है, फॉर्मूला है ये सिंपल, क्या होता है इसका, L इज इक्वल टू 3/2 mr ओमेगा, mr स्क्वेयर ओमेगा, L इज इक्वल टू 3/2 mr स्क्वेयर ओमेगा, ये इसका सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास। नेक्स्ट वी हैव इज विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिकुलर ज्योमेट्री इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो होती है उसके द्वारा कौन सा जो है ज्योमेट्री यहाँ पे नहीं, मतलब कौन सी की ज्योमेट्री नहीं बनती वो पूछा गया। करेक्ट ऑप्शन इसका ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। एनसीईआरटी क्लास 11 मतलब कि क्लास 11 की जो एनसीईआरटी केमिस्ट्री की उसके पेज नंबर 120 to 125 पे आपको यही टॉपिक मिलेगा, ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय sp3 हाइब्रिडाइजेशन, याद रखोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ लेटाइस एनर्जी इज नॉट करेक्ट, लेटाइस एनर्जी का कौन से में ऑर्डर करेक्ट नहीं है ये पूछा गया। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे फोर्थ है। देखो लेटाइस एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। ठीक है, यानी जितना ज्यादा साइज उतनी कम लेटाइस एनर्जी, या फिर वाइस वर्सा हम इसको बोल सकते हैं, यानी कि AnACl ग्रेटर देन MgO, ये हमारे पास इसका इनकरेक्ट है। एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 107 चेक कर सकते हो वहां पे आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज अ पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द और एक जो पाई बॉन्ड बनता है वो किस इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ किसकी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। करेक्ट ऑप्शन है पी पी ऑर्बिटल साइडवेज मैनर में जो पी पी ऑर्बिटल की क्या होती है ओवरलैपिंग होती है उससे पाई बॉन्ड बनता है। यानी कि पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैप ऑफ पी पी ऑर्बिटल एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 120। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एस हाइब्रिडाइजेशन बतानी है एस की एस तो 4 2 नेगेटिव में इज सेम एज किसके जैसी होती है पी इन PO3 -4 यानी कि फॉस्फोरस के सेम होती है इसकी ये हाइब्रिडाइजेशन। एनसीईआरटी क्लास 11 122 125 पेज नंबर पे आपको मिल जाएगा। बोथ एस और पी जो होते हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ठीक है तो इस वजह से ये क्या है कॉमन है। डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है बॉन्ड एंगल्स इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल इज डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा है। करेक्ट ऑप्शन बताना है। करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है BeCl2 देन F3 देन SO2 ये करेक्ट है। ये पेज नंबर 108 पे मिलेगा एनसीईआरटी क्लास 11 की। देखो BeCl2 की बात करूँ इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। सो इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी लीनियर। लीनियर की जो भी ज्योमेट्री होती है उसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। उसके बाद BF3 की अगर मैं बात करूँ तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी ट्रायंगुलर प्लेनर और तो बॉन्ड एंगल इसका कितना हो जाएगा 120। SO2 की बात करूँ इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है यानी कि सो इट्स इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री विल बी ट्रायंगुलर प्लेनर बट देयर इज वन क्योंकि यहाँ पे इसके पास एक लोन पेयर होता है इसके सेंट्रल एटम यानी S के ऊपर ड्यू टू विच इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 से भी कम होगा। ये 180 120 और ये है लेस देन 120। नेक्स्ट इज हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व हाइब्रिडाइजेशन क्या इन्वॉल्व करता है मिक्सिंग अप ऑफ एटॉमिकल ऑर्बिटल की मिक्सिंग को। डेफिनेशन है वैसे बेसिकली ये सिंपल सी 122 121 पेज नंबर ऑफ एनसीईआरटी क्लास 11 केमिस्ट्री आपको मिल जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन इज मिक्सिंग अप ऑफ ऑर्बिटल ऑफ नियरली सेम जो नियरली सेम एनर्जी के गिविंग राइज टू फॉर्मेशन ऑफ एंटायरली न्यू ऑर्बिटल्स उनकी मिक्सिंग को बोलते हैं इक्वल जो कि नंबर ऑफ मिक्सिंग ऑर्बिटल में भी इक्वल होते हैं और शेप और एनर्जी में भी क्या होते हैं आइडेंटिकल होते हैं। When a metal come combine with known metal atom जब एक मेटल जो है मेटल का एटम वो कंबाइन करता है नॉन मेटल एटम के साथ तो जो नॉन मेटल एटम होता है विल क्या इफेक्ट उसके ऊपर देखने को मिलता है ये पूछा गया है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास वो है गेन इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और साइज में इंक्रीज हो जाएगा। पेज नंबर 106 ऑफ क्लास 11। जब एक मेटल एटम को आप कंबाइन करते हो नॉन मेटल एटम के साथ तो नॉन मेटल एटम जो है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और उसका साइज भी क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। कैलकुलेटेड बॉन्ड ऑर्डर इन O2 नेगेटिव आयन इज यहाँ पे क्या पूछा गया कैलकुलेटेड बॉन्ड ऑर्डर बताना है O2 नेगेटिव आयन में इज कितना होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास होता है 1.5। याद रखना है मोलिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी जो होगी उसके हिसाब से यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास आएगा क्या 1.5। नेक्स्ट वी हैव इज बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 2 इज शोन इन। देखो अब O2 नेगेटिव का हम देख के आए थे इसका तो 1.5 था तो इसका तो बिल्कुल भी नहीं। अगर चाहो तो आप इसको एग्जैक्ट याद भी रख लेना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा O2 का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 2 होता है यहाँ पे। आप इसको जो है एज इट इज याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज अकॉर्डिंग टू MO थ्योरी यानी मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग कौन सा इनमें से लीस्ट रैंक विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट रैंक द नाइट्रोजन स्पीसीज इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग लीस्ट रैंक आएगा लीस्ट रैंक द नाइट्रोजन स्पीसीज इन टर्म्स ऑफ अच्छा इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर सिंपली याद रखना है कोई दिक्कत नहीं है। MO और मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी ध्यान रखना है और इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर ध्यान रखना है। कौन सा आएगा करेक्ट ऑप्शन वो बताना है यहाँ पे। तो देखो थर्ड ऑप्शन करेक्ट आएगा। देखो जो N2 इसकी बात करूँ इस वाले नाइट्रोजन की तो ये हमारे पास इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। इसका हमारे पास 2.5 होता है N2 नेगेटिव का इसका 2 इसका 2.5 और N2 का हमारे पास होता है 3। तो इस कंटेक्स्ट में ये देखो ऑक्सीजन नाइट्रोजन वगैरह के आप बॉन्ड ऑर्डर जो है इनको याद रख लो अच्छे से जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया है। शेप बतानी है I3 पॉजिटिव आयन की क्या होगी शेप इसकी कैसी होगी। तो एंगुलर शेप का होता है ये देखो ये I पॉजिटिव ये हो गया I ये हो गया 3 ये इसके ऊपर 2 लोन पेयर इस साइड और 2 लोन पेयर इस साइड। तो कैसा हो गया एंगुलर या फिर बेंट या फिर वी शेप बोलते हैं इसको ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल आयोडीन एटम। करेक्ट ऑर्डर बताना है लेटाइस एनर्जी का क्या होगा यहाँ पे।
तो करेक्ट ऑर्डर हमारे पास इसका सेकंड ऑप्शन ठीक है। एनसीईआरटी क्लास 11 पेज नंबर 107। देखो लेटेस्ट एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जो उसके आयन के ऊपर चार्ज होता है उसके, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयन के साइज के ऊपर। तो करेक्ट ऑप्शन AlF3 ग्रेटर देन वो सॉरी Al2O3 ग्रेटर देन AlF3, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे 102। अकॉर्डिंग टू दिस विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, दोनों प्रोसेस में कौन सा जो है इनमें एलिमेंट। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है मैग्नीशियम, मैंगनीज और मोलिब्डेनम, ये तीनों हमारे पास इसका करेक्ट आंसर है। एनसीईआरटी पेज नंबर 197 198 पे आप चेक कर सकते हो, क्लास 11 की बायोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या है आयरन और मैग्नीशियम जो है सिमिलर होते हैं इन हैविंग, क्या सिमिलरिटी होती है इनमें कि बोथ आर पार्ट ऑफ क्लोरोफिल के पार्ट होते हैं ये दोनों। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है 197 पेज नंबर ऑफ क्लास 11 बायोलॉजी। नेक्स्ट है सेट ऑफ एलिमेंट्स जो कि रिलेटिवली इमोबाइल यानी कि जो मोशन शो नहीं करते, वो सेट ऑफ एलिमेंट जो कि रिलेटिवली इमोबाइल होते हैं यूजफुल इन हॉर्टिकल्चर, जो कि हॉर्टिकल्चर वगैरह में यूजफुल माने जाते हैं, कौन सा होगा। करेक्ट ऑप्शन है सल्फर और कैल्शियम। देखो डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो होते हैं टेंड टू अपीयर, पहले तो वो यंग टिश्यूज में दिखते हैं, ठीक है। वेन एवर जो एलिमेंट्स है वो रिलेटिवली इमोबाइल हो और ट्रांसपोर्ट ना हो सके मैच्योर ऑर्गन्स तक। फॉर एग्जांपल जैसे एलिमेंट कैल्शियम और सल्फर जो है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का पार्ट होते हैं सेल के, और हेंस इज नॉट इजीली रिलीज्ड। सो सल्फर एंड कैल्शियम, ये जो चैप्टर मैं आपको बता रही हूँ ये हमारे एनसीईआरटी से इस बार नीट के सिलेबस से रिड्यूस कर दिया है। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का क्या काम होता है, ये ऑक्सीडाइज करता है अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देता है नाइट्रेट्स में। अमोनिया पहले वो ऑक्सीडाइज होती है नाइट्राइट में, बैक्टीरिया नाइट्रोसोमनास या फिर नाइट्रोकोकस के द्वारा। नाइट्राइट जो है फर्दर ऑक्सीडाइज होती है नाइट्रेट में, किसकी मदद से, बैक्टीरियम नाइट्रोबैक्टर। ये जो स्टेप्स होते हैं इनको हम नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं इनको हम कीमो ऑटोट्रोफ्स बोल सकते हैं। पेज नंबर 201 पे आप चेक कर सकते हो इसको। नेक्स्ट विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंटेन फाइबर ट्रैक्ट्स दैट इंटरकनेक्ट सेरिब्रम टू सेरिबेलम, कौन सा पार्ट जो होता है ब्रेन का वो कनेक्ट करता है फाइबर ट्रैक्ट को, जो कि इंटरकनेक्ट करते हैं सेरिब्रम को सेरिबेलम तक। विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंटेन करता है फाइबर ट्रैक्ट को जो कि इंटरकनेक्ट करते हैं सेरिब्रम को सेरिबेलम तक, कौन सा आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होता है पोन्स। सेकंड क्वेश्चन आंसर इसका ठीक है, पोन्स आप रट लेना इसको। पेज नंबर 321 पे मिलेगा, एनसीईआरटी क्लास 11। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंटेन्स मेडुला, कौन सा पार्ट का ब्रेन जो है वो मेडुला को कंटेन करता है, ये भी पता होना चाहिए। तो माइलिनेसोफेलोन, ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है। पेज नंबर 321। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर अनमाइलिनेटेड, अनमाइलिनेटेड कौन सा होता है इसमें। अनमाइलिनेटेड का मतलब है किसके ऊपर माइलिन की शीथ नहीं होती, जो हम न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना उसमें ये हमारे पास हम पढ़ते हैं। तो इसमें आएगा ANS और SNS, दोनों ही इसमें करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास। तो एनसीईआरटी पेज नंबर 317 पे आप ये लाइन दे रखी है, सारा जो है कंसेप्चुअल पार्ट चल रहा है, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन दे रखी है। विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंटिन्यू और इज कनेक्टेड टू स्पाइनल कोड से कनेक्टेड कौन सा ब्रेन का पार्ट रहता है, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होता है मेडुला, मेडुला से कनेक्टेड रहता है। पेज नंबर 321, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव इज सेरिब्रल एक्विडक्ट इज एसोसिएटेड विद, किससे एसोसिएटेड होती है, ये करेक्ट ऑप्शन है मिड ब्रेन। सेरिब्रल एक्विडक्ट इज एसोसिएटेड विद मिड ब्रेन। 321 पेज नंबर, सारे एक साथ आपको वहाँ पे ये कंटेंट मिलेगा। उसके बाद फेलियर ऑफ बोथ किडनीज टू फंक्शन में लीड टू, अगर दोनों किडनीज का फेलियर जब हो जाता है, जब वो फंक्शन नहीं कर पाते, मे लीड टू, उसकी वजह से क्या हो सकता है। करेक्ट ऑप्शन है यूरीमिया बोलते हैं उस कंडीशन को हम। पेज नंबर 298 यूरीमिया कंडीशन बोला जाता है उसको। नेक्स्ट वी हैव इज ऑन एन एवरेज डैश अमाउंट ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट इन अ वीक बाय किडनीज, एक वीक में किडनीज के द्वारा ऑन एन एवरेज कितना अमाउंट ऑफ यूरिया एक्सक्रीट आउट होता है, ये पूछा गया। तो 175 to 210 ग्राम पर डे पूछा जाता तो इतना है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो फिर 7 से कुछ, 175 to 210 ग्राम जो है करेक्ट ऑप्शन है, 175 to 210। नेक्स्ट वी हैव इज जो ओस्मोटिक, एक मिनट, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो होती है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की बॉटम मोस्ट पॉइंट पे लूप ऑफ हेनले के, वो कितनी होती है। करेक्ट ऑप्शन है 1200, हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, ठीक है। बॉटम कितना 1200, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। इसी के साथ हमारे जो ये नीट के क्वेश्चन है ये फिनिश हो गए हैं। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।